बच्चों, गुड इवनिंग। पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगा कि बहुत तो क्या, कुछ दिन बाद मैं ये वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इधर बीच मुझे थोड़ी व्यस्तता हो गई थी और शायद 2-3 दिन और व्यस्तता रहे, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपको एक वीडियो दूँ। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफ़ी कंटिन्यू कर रहे थे। ज्योग्राफ़ी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और अभी तक मैंने 6 पार्ट आपको दे दिए हैं, है ना, अपलोड कर दिए हैं। ये 7th पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों। और हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। कंजर्वेशन का मतलब तुम लोग बहुत पहले से जानते होगे और आपने प्रीवियस क्लासेस में कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को समझा होगा, क्लास 8, 9 वगैरह में। कंजर्वेशन का बच्चों मतलब होता है किसी चीज़ की रक्षा करना, उसको बचाना, संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, है ना, दैट इज़ कंजर्वेशन। और रिसोर्सेज का यानी हमारे जो संसाधन हैं उनका। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी विकास की गतिविधि के लिए वाइटल यानी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज द सर्वाइवल, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हम इरेशनल कंजम्पशन करते हैं यानी गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं, और ओवर यूटिलाइजेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, तो रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से पार पाने के लिए, बचने के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स का जो कंजर्वेशन है वो वेरियस लेवल यानी हर लेवल पे उसका जो कंजर्वेशन है, उसका जो संरक्षण है वो आवश्यक होता है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और भूतकाल में भी यानी पहले भी हमारे जो नेता, हमारे जो देश के जो महान विचारक जो भी थे, है ना, जिन्होंने हमारे देश की नीति को निर्धारित किया, ठीक है, बड़े बड़े जो विद्वान थे, उन लोगों के लिए भी एक ये बहुत गंभीर मुद्दा था, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। और जो हमारे पूजनीय जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे लिए एक प्रकार से देवता समान है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने भी इस विषय वस्तु के लिए अपनी गंभीरता दिखाई और वो काफ़ी सजग थे इस मामले को लेकर के, रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में। और अब जो मैं आगे उन्होंने जो लाइन कही, मैं उसको जब समझाऊंगा तो खुद समझ जाओगे कि वो कितने ज़्यादा गंभीर थे। उन्होंने कहा था, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। उनका कहना था कि सब व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, यानी सभी लोगों की ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं, इतना रिसोर्स हमारे पास है। लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर आपके मन में लालच आ गया तो उसका कोई अंत नहीं है, लालच बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में संतोष है और आप सोच रहे हैं कि नहीं, 1 रुपये में ही मेरा काम हो जाएगा, 1 रुपया है मेरे पास, आज मैंने 1 रुपया कमाया, मेरा काम हो जाएगा, मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप 99 के चक्कर में पड़ गए कि 99 हो गया है, अब इसको 100 कर लेते हैं, 99 हो गया है तो इसको 100 कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, मुहावरा होती है, तो वो उसका अंत नहीं है। आपके पास 99 हमेशा ही रहेगा और आप 100 कभी नहीं, आप 100 के चक्कर में आप लगे रहेंगे। कहने का मतलब रिसोर्सेज को हमारे पास
अगर जैसे एक सिंपल सी बात है, हालांकि आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, हमारे पास अगर पंखा है, फ़ैन है, ठीक है, और फैन हमने देखो, रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हमारा मेंटल स्टेटस होता है, ठीक है। हमारे घर में अगर फ़ैन है और हमारे मन में संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, तो चलो भैया पंखा ठीक है। लेकिन अगर हमारे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमको गर्मी लगने लगेगी ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, कूलर ले आएंगे, ठीक है। कूलर से भी अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे अरे यार कूलर उतना मज़ा नहीं दे रहा है, एसी लगना चाहिए, एसी लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हमारे मन में सेटिस्फेक्शन है तो पंखा ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कूलर भी लेंगे, एसी भी लेंगे, और जितनी अमेनिटीज़ हैं आप जितनी भी लग्जरी है, अमेनिटीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, आप लग्जरी की तरफ भागते रहेंगे। तो इट डिपेंड अपॉन योर सेटिस्फेक्शन, है ना। तो ग्रीड का कोई अंत नहीं होता। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। और उन्होंने कहा कि ये जो वैश्विक स्तर पर जो संसाधनों का जो विनाश हो रहा है, इसका कारण है लालची, स्वार्थी व्यक्ति और उनका शोषणात्मक रवैया। समझ गए होंगे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेज। उनका कहना था कि ये फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा ये जो ढेर सारा उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ढेर सारे लोगों के द्वारा उत्पादन करना, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो, श्रम को, जो मानव श्रम है उसका उपयोग ज़्यादा करो, मशीन का उपयोग कम करो, ताकि मानव श्रम का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उनको रोज़गार मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज भूमि है ना, जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं बच्चों, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सारी एक्टिविटी, सारा काम यहीं पे होता है, चाहे हम सड़क बनाएं, चाहे रेलवे का पुल बनाएं, चाहे हमारे देश के किसान उसमें खेती करें, चाहे हम घर बनाएं, ठीक है। हर चीज़, उद्योग धंधे, कहीं भी हम कहाँ पर, हवा में तो स्थापित करते नहीं हैं, ज़मीन हमको चाहिए, ठीक है। तो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म ऑल आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। समझाने की ज़रूरत नहीं है। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भूमि है वो एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो सबसे ज़्यादा, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस यानी सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बच्चों ये जो भूमि है, ये जो ज़मीन है, ये जो धरा है, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पति हो यानी वन जंगल हो, जंगली जानवर हो, मनुष्य हो, मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियां हो, यातायात हो, संचार हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, जो भी हो, सबका आधार क्या है, ये भूमि, ठीक है। समझाने जैसी ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि चूँकि जो लैंड है, ये जो लैंड रिसोर्स है, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड यानी ये सीमित है, ये अनंत नहीं है, इसका ये जितनी है उतनी ही है, रबड़ नहीं है। ज़मीन जो है वो रबड़ नहीं है कि खींच दिए तो बढ़ गई, जितनी है उतनी ही है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। यानी जो भी उपलब्ध भूमि है, जो भी उपलब्ध ज़मीन है, उसे हमें केयरफुल प्लानिंग यानी बहुत ध्यानपूर्वक उसकी योजना बनाकर, है ना, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर हम उसका उपयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़मीन सीमित है। India has land under a variety of relief features, namely mountain, plateau, plains and island। भारत में तुम लोगों ने क्लास 9th में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 9th की ज्योग्राफी में। उसमें तुमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि हमारे देश में डाइवर्स टोपोग्राफी है, डाइवर्स लैंडफॉर्म है, पहाड़ हैं, पठार है, समतल मैदान है, पानी से घिरे द्वीप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो
अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। भारत में 43% जो एरिया है वो प्लेन है, यानी समतल मैदान है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और जो हमें कृषि और उद्योग की स्थापना देता है, यानी उस ज़मीन पे हम वो लोग खेती करते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। जो हमारे पहाड़ हैं वो लगभग 30% है टोटल सरफेस एरिया। भारत का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 30% हमारे यहाँ हिली माउंटेन रीजन है। और ये क्या करते हैं, एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और ये जो पहाड़ हैं वो वर्ष भर, पेरेनियल फ्लो का मतलब होता है वर्ष भर जो है ऐसी नदियाँ प्रदान करते हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। तुम लोगों ने ये क्लास 9th में ये भी पढ़ा होगा, ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें बताया होगा जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, यानी हिमालय में जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट होते हैं तो लगातार साल भर पानी आपको नदियों में मिलता है। और वो नदी का पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे टूरिज़्म हो, ठीक है, समझ गए। About 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन, और 27% जो है वो हमारे देश में पठारी क्षेत्र है, प्लेटू है। प्लेटू भी तुम लोग क्लास 9th में पढ़े होगे कि प्लेटू जो है एक अपलिफ्टेड टेबल लैंड होता है, यानी प्लेन की तुलना में थोड़ा अपलिफ्टेड होता है, यानी ऊंचा होता है, और उसका जो है रफ़ सरफेस होती है, उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, रॉकी टेरेन होता है, यानी पथरीली ज़मीन होती है, ठीक है। तो ये हमारे देश में 27% है। और इट पजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और इसमें जो है बच्चों जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, सोना, चांदी, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज़ और मेटलिक, नॉन मेटलिक जितने भी मिनरल्स हैं, जिप्सम हो गया, लाइम हो गया, लाइम स्टोन जो भी है, तरह तरह की रॉक्स हो गई, ग्रेनाइट हो गया, है ना, ये सब हमको क्या बोलते हैं, प्लेटू रीजन में मिलता है, पठारी क्षेत्र में मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, और यहाँ तक कि फॉरेस्ट भी मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड यूज़ पैटर्न जिसको बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, thank you for watching my video.